बच्चों, तो टॉपिक है लीवर फंक्शन टेस्ट, चैप्टर है ऑर्गन फंक्शन टेस्ट। तो बॉडी के कुछ ऑर्गन्स के बारे में टेस्टिंग करनी है कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, जिनमें से किडनी फंक्शन टेस्ट यानी KFT हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में। मीन्स हमारा जो लीवर है वो किस तरीके से, भाई अगर बात की जाए तो लार्जेस्ट ग्लैंड और प्लस मास्टर ग्लैंड, नंबर ऑफ फंक्शन, लीवर के बिना ना तो डाइजेशन हो सकता है और ना तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सही से एक्सक्रीट हो सकता है। मीन्स लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। तो लीवर का अगर इंपॉर्टेंट रोल है, कोई चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई वो सही है कि नहीं, हेल्दी है कि नहीं। जैसे परिवार में कोई इंसान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे तो परिवार में सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो सभी इंपॉर्टेंट है, तो सभी की सेहत का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी में लीवर, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहां तक लीवर की बात करते हैं तो लीवर नंबर ऑफ ऐसे फंक्शन हैं जिसमें बाकी दूसरे ऑर्गन पार्टिसिपेट नहीं करते, अकेला लीवर है। तो लीवर की हेल्थ जानना और लीवर सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो डायग्नोस्ड होती हैं। अगर भाई डॉक्टर नहीं समझ पा रहा है कि इतने नंबर ऑफ रीजंस हो चुके हैं, इतने डायग्नोसिस कर चुके हैं, ये नहीं पता चल पा रहा है पेशेंट को बीमारी कौन सी, तो डॉक्टर क्या कहेगा, एक बार KFT कराया हो, एक बार KFT करा, सॉरी LFT करा लो, KFT हो गई तो LFT भी करा लो, मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट। मींस लीवर किस तरीके से काम कर रहा है, सही है कि नहीं। देखा होगा कि अमिताभ बच्चन एक फिल्म स्टार जो हैं, उनका एक कुली मूवी आई थी, है ना, काफी पहले की बात है। तो उसमें उनका जो ऐसी चोट लगी थी काफी लंबे समय तक, तो उसमें उनका लीवर डैमेज हो गया था, है ना। तो आज भी यह कहा जाता है कि काफी हद तक लीवर उनका डैमेज है, लेकिन सरवाइव कैसे कर रहे हैं, क्योंकि लीवर ही हमारी बॉडी में ऐसा ऑर्गन है जिसमें रीजनरेशन की पावर है, जो अपने आप को, अगर हेल्दी हो आप तो वो रीजनरेट कर लेगा। अगर किसी की किडनी डैमेज हो जाए तो क्या रीजनरेट कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। किसी का लंग्स अगर डैमेज हो जाए तो क्या जनरेट होगा, नहीं होगा। किसी का हार्ट अगर डीजनरेट हो जाए, कुछ अगर प्रॉब्लम आ जाए तो क्या जनरेट कर सकता है, नहीं। रीजनरेशन पावर अकेले आपके लीवर में है। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है, उसको पता है कि लीवर का इंपॉर्टेंट रोल क्या है। भाई हार्ट में प्रॉब्लम आ गई तो फिर तो लीवर क्या किसी ऑर्गन की जरूरत नहीं है, बच ही नहीं पाओगे ऊपर को, फिर क्या कोई सारे ऑर्गन रखे रहेंगे। लेकिन अगर सही से हेल्दी लाइफ जीना है तो लीवर को हेल्दी रखना जरूरी है। किसी छोटे से बच्चे का अगर स्कैन करके लीवर देखा जाए तो हाईली वेस्कुलर, एकदम पिंक कलर का दिखेगा। आज की डेट में अपने लीवर देख लो तो इतना तला भुना खा रहे हो कि देखोगे तो लीवर काला पड़ जाएगा, डार्क ब्राउन। मतलब कंपेयर करोगे कि भगवान ने जब तुमको इस जमीन धरती पर पैदा किया तो उस वक्त एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास पिंक ब्लड जैसा लीवर दिख रहा है, और आज की डेट में देख लो तो जैसे कोयला हो गया है। ये कंडीशन है। तो ये हुई नहीं है, या आपकी वजह से हुई है, रूटीन खान पान जो डिस्टर्ब है, राइट। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ गई। तो ये जानना जरूरी है कि लीवर सही से काम कर रहा कि नहीं, ठीक। तो आज हम लोग यही देखेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में। तो लीवर फंक्शन टेस्ट से पहले लीवर के फंक्शन के बारे में, तभी पता चलेगा कोई चीज इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो लीवर क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है ना। वैसे तो सेकंड लार्जेस्ट कह सकते हो, लार्जेस्ट ग्लैंड है। सेकंड अगर ऑर्गन की बात करो तो आपकी जो स्किन है वो लार्जेस्ट है ना, तो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन कह सकते हो। लेकिन ग्लैंड की बात जब भी आएगी तो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की। तो लोकेटेड बिलो द डायाफ्राम, डायाफ्राम के जस्ट बिलो राइट अपर क्वाड्रेंट में। ये हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, तो ये सब चीजें फिर भी एक आइडिया देने के लिए, तो एब्डोमिनल कैविटी एंड एक्सटेंडेड टू अप्रोक्सीमेटली राइट फिफ्थ रिब, जो पीछे की जो रिब्स होती हैं, है ना, जो स्टर्नम से जुड़ी हुई रिब्स है आपकी, फिफ्थ रिब टू लोअर ब्लैडर ऑफ द रिब केज। रिब केज जो है उसके लोअर ब्लैडर तक क्या है, ये फैला हुआ है आपका लीवर, ठीक है। तो फंक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके फंक्शन जानोगे तो पता चलेगा इंपॉर्टेंट क्यों है। एक्सक्रीटरी फंक्शन, बॉडी से टॉक्सिक को बाहर लेके जाना, जो भी अनवांटेड अनडिजायर्ड है उसको बाहर लेके जाना में भी इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट,
कोलेस्टेरॉल, ये सब एक्सक्रीटेड इन बाइल इनटू द इंटेस्टाइन, बाइल से इंटेस्टाइन में एक्सक्रीट करता है। मेटाबॉलिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सबसे पहले लीवर में। तो लीवर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, मिनरल हो गया, विटामिन हो गया, इन सबके मेटाबॉलिज्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। फिर हिमेटोलॉजिकल फंक्शन की बात किया जाए, हिमेटोलॉजिकल फंक्शन, लीवर जो है कुछ क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस करता है, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 5, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 7 और फाइब्रिनोजन, ये सब इन्वॉल्व होते हैं किसमें, ब्लड के कोआगुलेशन में। ठीक है, ये सिंथेसाइज कहाँ होते हैं, आपके लीवर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हिमेटोलॉजिकल फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है लीवर का। स्टोरेज फंक्शन की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोजन का स्टोरेज, ग्लाइकोजन का स्टोरेज, विटामिन ए का स्टोरेज, विटामिन डी का स्टोरेज, विटामिन B12 का स्टोरेज, इवन कुछ ट्रेस अमाउंट में यह माना जाता है कि आयरन का स्टोरेज भी लीवर में होता है। मींस एलिमेंट आयरन इज स्टोर्ड इन कहां पे, लीवर में, इन ट्रेस अमाउंट। प्रोटेक्टिव एंड डिटॉक्सिफिकेशन, भाई जो भी डाइजेशन के थ्रू जब मेटाबॉलिज्म होता है अमीनो एसिड का, तो हमको क्या मिलता है, अमोनिया। अगर अमोनिया का लेवल बॉडी में या ब्लड में ज्यादा हो जाए तो अमोनिया का एक टॉक्सिक सब्सटेंस है ना, तो उसको क्या है, लीवर बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, अमोनिया को डिटॉक्सिफाई, इसीलिए लीवर का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। अगर डिटॉक्सिफिकेशन की बात आती तो अकेला लीवर है। अगर ये बोला जाए कि कौन सा ऑर्गन है बॉडी में जो डिटॉक्सिफिकेशन कर सकता है, तो डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है हमारा लीवर। ठीक है, तो यूरिया में कन्वर्ट कर। दूसरा कफर सेल्स, कफर सेल्स ये फैगोसिटिक सेल्स होती हैं, कुछ भी फॉरेन बॉडी आती है उसको क्या इंगल्फ कर लेती हैं और उसको इलिमिनेट कर देती है बॉडी से बाहर। कुछ जीनोबायोटिक्स होते हैं, जीनोबायोटिक्स उनके मेटाबॉलिज्म में भी लीवर बहुत अहम या बहुत इंपॉर्टेंट रोल। अब सोचो कि इतने ज्यादा अहम रोल हैं, चाहे एक्सक्रीशन की बात करें, मेटाबॉलिज्म की बात करें, हेमेटोलॉजिकल फंक्शन की बात करें, स्टोरेज फंक्शन, बॉडी के प्रोटेक्शन और डिटॉक्सिफिकेशन की बात करें, तो अगर लीवर में कमी आ जाए और मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो पाएगा आपका, भाई बाइल की सिंथेसिस ही होती है आपके लीवर में, है ना। तो जब सिंथेसिस बाइल यानी लिपिड का भूल जाओ, फैटी एसिड का सिंथेसिस, डाइजेशन मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा, प्रोटीन का डाइजेशन ही नहीं होगा, है ना। तो नंबर ऑफ फंक्शन जो है क्या गवर्न करता है आपका लीवर, इसीलिए हमको जरूरी है। मेन पर्पस क्या है एलएफटी के बारे में, तो पर्पस तो खाली यही है कि ये जान लो कि भाई लीवर सही काम कर रहा कि नहीं। अगर पर्पस पूछा जाए कि भाई एलएफटी क्यों कराया गया, डॉक्टर साहब एलएफटी क्यों करवाएं हम, तो डॉक्टर साहब कहेंगे ये जानने के लिए कि लीवर सही काम कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो लीवर अगर गड़बड़ हो गया तो उनकी वजह से होता है, तो इसलिए एलएफटी कराना जरूरी है। तो एलएफटी अलोन डू नॉट गिव द फिजिशियंस फुल इंफॉर्मेशन, खाली एलएफटी कराने से कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट डायग्नोसिस पता नहीं चलेगी, राइट। तो एलएफटी के साथ साथ पेशेंट की जो हिस्ट्री है, मेडिकेशन हिस्ट्री है, जो फैमिली हिस्ट्री है, वो भी जाननी जरूरी है। फिजिकल एग्जामिनेशन पर्टिकुलरली अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन भी एलएफटी के साथ साथ जरूरी है, कैन कंट्रीब्यूट मेकिंग द एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक लीवर डिसऑर्डर। तो अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन एलएफटी के साथ साथ जब ये सारी रिपोर्ट डॉक्टर के पास तक पहुंचती हैं तो डॉक्टर किसी डिसीजन पे पहुंच पाता है, एक्यूरेट डिसीजन पे, कि एग्जैक्टली लीवर से रिलेटेड ये समस्या है, इस वजह से आपको ये बीमारी लगी है। ठीक है, तो कुछ टेस्ट हैं, कुछ डिफरेंट टेस्ट विल शो द एबनॉर्मेलिटी इन रिस्पॉन्स है। जैसे लीवर इन्फ्लेमेशन, अगर लीवर में इन्फ्लेमेशन होगी तो एबनॉर्मल फंक्शन हो जाएगा। लीवर में कोई इंजरी हो गई, इंजरी चाहे ट्रॉमा हो जाए, चाहे ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाए, ज़्यादा अल्कोहल लेते हो, कुछ टॉक्सिन है, वायरल इन्फेक्शन हो गया है, उस वजह से भी लीवर सही काम नहीं करता है। लीवर की माल फंक्शनिंग हो गई है जिसकी वजह से बाइल का फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है ना, या गॉल ब्लैडर की जो पाइपलाइन है उसमें किसी तरह से स्टोन वगैरह आ गया है, लीवर में कैंसर हो गया है, ट्यूमर हो गया है। तो ये नंबर ऑफ रीजंस हैं जिनकी वजह से भी लीवर सही से काम नहीं करता है। ठीक, तो ये सब पता कैसे चलेगा कि ये इन्फ्लेमेशन है कि ड्रग में इंजरी हुई है, कि कुछ ब्लॉक हुआ है, कि कैंसर, कैसे पता चलेगा? जब एलएफटी कराई जाएगी, एडिशनली अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन कराया जाएगा, तो तीनों रिपोर्ट जब साथ में डॉक्टर के पास पहुंचेंगी तो डॉक्टर बताएगा कि आपको एग्जैक्टली ये समस्या है ना।
अब लीवर फंक्शन टेस्ट की बात करते हैं, किस तरीके से टेस्ट किया जाए। तो लीवर फंक्शन टेस्ट ऑल्सो रेफर टू हेपेटिक पैनल, भाई हेपेटिक बोलते हैं, हेपेटोसाइट्स बोलते हैं लीवर की सेल्स को, लीवर को हेपेटिक सिस्टम बोलते हैं, है ना। ग्रुप ऑफ द ब्लड टेस्ट, कई नंबर ऑफ ग्रुप ब्लड टेस्ट है ना, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ पेशेंट लीवर। तो बहुत सारे लीवर टेस्ट, लीवर के ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, जिससे पता चलता है एग्जैक्टली भाई ब्लड में बहुत सारी जो भी सिक्रीट करेगा, जो भी फंक्शन में जो भी लीवर में डैमेज होगा, अगर अमोनिया का लेवल बढ़ गया मतलब लीवर सही से डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रहा है ना, तो डॉक्टर को ब्लड टेस्ट से काफी हद तक जानकारी मिल जाती है। तभी तो ब्लड टेस्ट जब कराता है तभी उसको लगता है अच्छा मे बी कि इसका लीवर गड़बड़ है, तो एक काम करो एलएफटी करा लेते हैं, हाँ। तो मेजर लीवर फंक्शन टेस्ट में भी क्लासिफाई किया गया है। टेस्ट बेस्ड ऑन द एक्सक्रीटरी फंक्शन, एक्सक्रीटरी फंक्शन के बेस पे कुछ टेस्ट हैं। टेस्ट का नाम मेजरमेंट ऑफ बाइल पिगमेंट और इट्स सॉल्ट, बाइल पिगमेंट या बाइल सॉल्ट का मेजरमेंट कर लो, है ना। ब्रोमोसल्फोप्थलीन, ये क्या है, एक तरह की डाई टेस्ट है, एक तरह का डाई टेस्ट है। ये एक्सक्रीटरी फंक्शन बताएगा, भाई बाइल भी क्या है, एक्सक्रीटरी फंक्शन ही तो है, बाइल को एक्सक्रीट ही तो करता है लीवर, है ना। भाई एक्सक्रीट कर, जब कोलेस्ट्रॉल का डिग्रेडेशन होता है तो बाइल की सिंथेसिस होती है, जब बाइल की सिंथेसिस होगी तो वो डिग्रेड क्या करेगा, एक्सक्रीट करेगा, ठीक। ब्रोमोसल्फोप्थलीन ये डाई है, ये बताता है, ये इससे पता चलता है कि लीवर सही से एक्सक्रीट कर पा रहा है कि नहीं। तो ये जो टेस्ट हैं, जैसे बाइल का मेजरमेंट कर लो, है ना, बाइल सॉल्ट का कर लो, और इस डाई के थ्रू ये पता चल पाता है कि लीवर का एक्सक्रीटरी सिस्टम ठीक है कि नहीं, तो एक सिस्टम क्लियर हो जाएगा। दूसरा, टेस्ट बेस्ड ऑन द सीरम एंजाइम डिराइव्ड फ्रॉम लीवर, कुछ ऐसे सीरम के एंजाइम्स हैं जो क्या होते हैं, लीवर से सिंथेसाइज होते हैं, लीवर बनाता है ना, डिराइव्ड होते कहां से, लीवर से। जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमिनेजेस, ट्रांसमिनेजेस का डिटरमाइन करना, अल्कलाइन फास्फेटेस, 5 न्यूक्लियोटाइडेज, गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टाइडेजेस, ये वो एंजाइम्स हैं जिनसे पता चलता है, सीरम का जब टेस्ट करते हैं तो पता चलता है लीवर सही काम कर रहा है, मींस सही से एंजाइम सिक्रीट कर पा रहा है कि नहीं, है ना। तो ये नंबर ऑफ क्या है, ये जो एंजाइम सिक्रीट करता है, बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिनमें ये पार्टिसिपेट करता है फंक्शन को सही से होने में। टेस्ट बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक एक्टिविटी, अब जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल था, तो गैलेक्टोज टॉलरेंस या एंटीपायरिन का क्लियरेंस लीवर से सही है कि नहीं, इसके लिए हम करते हैं कौन सा, मेटाबॉलिक कैपेसिटी के टेस्ट। फिर सिंथेटिक फंक्शन, टेस्ट बेस्ड ऑन सिंथेटिक फंक्शन, जैसे प्रोथ्रोम्बिन टाइम या सीरम एल्ब्यूमिन, है ना। तो ये दो टेस्ट करके पता चलता है कि लीवर का जो सिंथेसिस का काम है, क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह जो सिंथेसाइज करता है, तो सही कैपेसिटी से कर पा रहा है कि नहीं। मतलब सारे फंक्शन देखना जरूरी है ना भाई। जैसे इंसान का करने जाओगे, हार्ट कर लो सही है कि नहीं, लंग कर लो सही है कि नहीं, किडनी कर लो सही है कि नहीं, है लीवर कर लो सही है कि नहीं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर की टेस्टिंग कर लो, ब्लड कर लो, यूरिन कर लो, स्टूल कर लो, क्या हो गया, एक तरह का मिला के सब मास्टर टेस्ट हो गया। इतने टेस्ट से एज्यूम करके बताया जा सकता है हाँ भाई आप परफेक्टली फिट हो। ठीक उसी तरीके से लीवर के भी अलग अलग कंपार्टमेंट, अलग अलग काम है, सारे कामों की हम अलग अलग तरह से टेस्टिंग कर लेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम ठीक है कि नहीं, मेटाबॉलिज्म ठीक कर रहा है कि नहीं, है ना, सिंथेसिस सही कर रहा है कि नहीं, जो एंजाइम सिक्रीट करता है बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो मदद करता है, वो एंजाइम सिक्रीट कर रहा है कि नहीं सही तरीके से, बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर पा रहा है कि नहीं, तो जो उसके फंक्शन है उसी से रिलेटेड हम टेस्ट कर लेते हैं। जैसे बेस्ड ऑन द डिटॉक्सिफिकेशन, हिप्यूरिक एसिड सिंथेसिस, हिप्यूरिक एसिड जो है डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, तो उसकी सिंथेसिस सही हो रही कि नहीं। तो अगर लीवर अपने सारे काम सही से कर रहा है, उन कामों में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, वो सारे अप टू लिमिट हैं, इसका मतलब लीवर हमारा सही तरीके से काम कर रहा है, उसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, कोई इफ बट नहीं है, राइट। तो वन बाय वन जो इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। जैसे टेस्ट बेस्ड ऑन द सीरम एंजाइम डिराइव्ड फ्रॉम लीवर, सबसे पहले तो कौन कौन से एंजाइम है भाई, लीवर सेल कंटेन द सेवरल एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम हैं जो कि सर्कुलेशन, रिलीज इनटू द सर्कुलेशन इन लीवर डैमेज, अगर लीवर डैमेज हो जाएगा तो सर्कुलेशन में आ जाएंगे, ब्लड में आ जाएंगे, जिसका मेजरमेंट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि लीवर फंक्शन में क्या, कहां पे क्या समस्या है। जैसे ट्रांसमिनेज और अमीनो ट्रांसफरेज, तो ट्रांसमिनेज या अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम, जैसे एक्टिविटीज ऑफ द टू एंजाइम, नेमली दो एंजाइम है, नेमली सीरम ग्लूटामेट पाइरुवेट ट्रांसमिनेज। भाई ट्रांसमिनेज की बात करें तो सीरम ग्लूटामेट पाइरुवेट ट्रांसमिनेज, जिसको बोलते हैं एसजीपीटी। कभी आपने देखा हो, अगर ब्लड टेस्ट करवाया हो, हाँ
ब्लड टेस्ट करवाया हो तो ब्लड टेस्ट में अक्सर जब भी बुखार आ जाए या अभी रिसेंट में कुछ दिन पहले डेंगू का वो चला था, अभी फ्लू चल रहा है ना, तो डॉक्टर क्या ब्लड टेस्ट करवाते हैं। उसमें देखो अगर जरा भी लीवर में थोड़ा भी इन्फ्लेमेशन आया होगा, ये ज़्यादा लोड पड़ेगा तो आपका SGPT SGOT दोनों बढ़ जाता है। तो वो SGPT क्या है? वो SGPT ये सीरम एंजाइम जो डिराइव होता है लीवर से, राइट, ये अगर लीवर डैमेज है तो सर्कुलेशन में आ जाता है। किसमें? सर्कुलेशन में, तो ब्लड में इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, इसीलिए उसका लेवल बढ़ जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसमिनेज, SGPT, रिसेंटली कॉल्ड, इसी को बोलते हैं ALT या एलेनिन ट्रांसमिनेज। तो कहीं भी अगर SGPT आ जाए तो SGPT इक्वल्स टू ALT, याद रखना, SGPT इक्वल्स टू ALT मीन्स सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसमिनेज को ही आज की डेट में बोलते हैं एलेनिन ट्रांसमिनेज, एलेनिन ट्रांसमिनेज। ठीक है, तो कहीं ALT की बात की जाए तो समझ जाना SGPT की बात की जा रही है। ठीक, एंड दूसरा क्या है? सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसिटेट ट्रांसमिनेज, जिसको बोलते हैं SGOT। अभी भी पुरानी जो पैथोलॉजी है उसमें SGPT SGOT के नाम से ही आ रहा है, आने वाले समय में आपको ये ALT और AST के नाम से मिलेगा। तो SGOT जो है उसको हम बोलते हैं एस्पार्टेट ट्रांसमिनेज यानी AST। तो कह सकते हो कि SGOT इक्वल्स टू AST, तो SGPT इक्वल्स टू ALT और SGOT इक्वल्स टू AST, राइट। तो ये ध्यान रखना। अब ALT की बात करें, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम है, और AST कौन सा है? फाउंड इन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। याद रहे, ALT बोले तो SGPT सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसमिनेज या फिर एलेनिन ट्रांसमिनेज। ये कहाँ का एंजाइम है? ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। लेकिन SGOT की बात करें या AST की बात करें तो ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बारीक क्वेश्चन है किसका? MCQ के लिए, कि ALT या SGPT ये है किसका? ये आपका साइटोप्लाज्मिक एंजाइम है। और AST बात करो या SGOT बात करो, ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं SGOT या SGPOT कहाँ का एंजाइम है? एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम इज लो इन नॉर्मल सीरम। नॉर्मल सीरम कितना? 5 से 40 इंटरनेशनल यूनिट, या AST की बात करें तो 5 से 45 इंटरनेशनल यूनिट। सीरम ALT या AST इंक्रीज होता है, मैंने कहा ना, SGOT SGPT जब भी लीवर डैमेज होता है तो ये सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाता है। तो जब भी आप ब्लड टेस्ट कराने जाओगे तो SGPT SGOT हमेशा बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके बढ़े होने का मतलब है कि लीवर में इन्फ्लेमेशन। अब कितना बढ़ जाता है वही देख के डॉक्टर पता लगाते हैं। नॉर्मल रेंज की बात करें तो 5 से 40 इंटरनेशनल यूनिट नॉर्मल रेंज रहती है ALT की, और 5 से 45 AST की इंटरनेशनल यूनिट की रेंज रहती है। ऊपर निकल गया तो कितना ऊपर है उससे पता चल जाता है कि कितने हिपेटोसाइट, कितना % लीवर आपका डैमेज है, राइट। नॉर्मल AST ALT रेशियो की बात करें तो लगभग 8 होता है ना। AST यानी SGOT डिवाइड बाई SGPT अगर रेशियो निकाला जाए तो रेशियो कितना रहता है? 8 का रहता है। ठीक, दिस रेशियो इंक्रीज्ड ग्रेटर देन 1, अगर 2 से ज्यादा होता है, 2 से ज्यादा होता है तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है ना, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, सिरोसिस, इन सब चीजों के चांसेस रहते हैं। रेशियो अगर डिक्रीज होता है, डिक्रीज होने का मतलब यह है कि आपका ALT ज्यादा है। भाई ऐसे देखो, AST डिवाइड बाई ALT ये रेशियो रहता है। तो अगर ALT बढ़ गया, नीचे वाला अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब रेशियो कम हो जाएगा, है ना। मतलब ALT बढ़ा है तभी रेशियो कम होगा। तो रेशियो अगर घटता है इसका मतलब ALT ज्यादा है, तो इसका मतलब हेपेटो सेलुलर डैमेज या कोलेस्टेसिस हो सकती है। हिपैटिक सेल्स जो लीवर के अंदर की जो सेल्स हैं वो ज्यादा डैमेज हो गई हैं अगर ALT का लेवल बढ़ गया है। तो ALT का लेवल बढ़ गया है यानी SGPT का लेवल अगर बढ़ गया है, SGPT का लेवल अगर बढ़ा है, इसका मतलब लीवर में जो हेपेटोसेलुलर
डैमेज है, हेपेटिक सेल्स हैं उनका डैमेज ज़्यादा हो गया है। ठीक, ये बात हो गई। किसकी टेस्ट कैसे चेक करेंगे? अब देखो क्या होता है, अगर AST बढ़ा है तो क्या होगा, अगर ALT या SGPT बढ़ा है तो क्या होगा। AST को हम SGOT भी बोलते हैं, SGOT भी बोलते हैं ना, और ALT को SGPT बोलते हैं। तो अगर SGOT बढ़ा है इसका मतलब हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, RBC आपकी ब्रेकडाउन हो सकती है, लीवर की सिरोसिस हो सकती है, हेपेटिक मीन्स लीवर में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस या इन्फ्लेमेशन इन पैंक्रियास की वजह से भी आपका SGOT बढ़ जाता है। हार्ट अटैक, रेनल फंक्शन, किडनी फंक्शन में प्रॉब्लम है तो भी SGOT बढ़ जाता है। रिसेंट कोई सर्जरी अगर हुई हो तो भी SGOT बढ़ जाता है। तो अगर SGOT बढ़ा या AST बढ़ा हुआ है इसका मतलब कि आप ये सारे सिम्टम्स का अंदाजा लगा सकते हैं। फिर पर्टिकुलर उस चीज़ का टेस्ट करा के एग्जैक्ट डिटेल आपको मिल जाएगी। अगर SGPT बढ़ा है या ALT बढ़ा है इसका मतलब एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस, लीवर में कैंसर भी हो सकता है, मीन्स ये ज़्यादा खतरनाक है। ठीक, हेपेटाइटिस हो सकता है, नॉन कैंसरस ट्यूमर की वजह से भी ALT या SGPT बढ़ जाता है। मेडिसिन अगर ज़्यादा दिनों से दवाएं खाई जा रही हैं तो क्या है, लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से ज़्यादा काम करोगे तो भी बीमार हो जाएगा, है ना। लीवर सिरोसिस हो गई है या लीवर के टिश्यू डेथ, लीवर सिरोसिस मतलब लीवर के टिश्यूज जो है डेथ यानी मरना शुरू हो गए हैं, तो उसकी वजह से भी ALT या SGPT। तो एक नंबर ऑफ एक चीज़ें पता चली कि SGPT बढ़ेगा या ALT बढ़ेगा तो क्या होगा, SGOT या AST बढ़ेगा तो क्या सिम्टम हो सकते हैं, एक अंदाजा लगाया जा सकता है। तो एज ए फार्मासिस्ट कल को अगर रिपोर्ट देखते हो तो SGPT SGOT अगर बढ़ा तो कुछ तो आइडिया लगाओगे कि भाई ये प्रॉब्लम हो सकती है, बता तो सकते हो, पता तो चलेगा सामने वाले को कि हाँ भाई आप फार्मेसी पढ़े हो, राइट। फिर दूसरा एंजाइम, सीरम एंजाइम कौन सा है, एल्कलाइन फास्फेटेज, जिसको हम बोलते हैं ALP, अल्कलाइन फास्फेटेज जिसको बोलते हैं ALP। ALP मेनली डिराइव्ड फ्रॉम बोन एंड लीवर, बोन और लीवर से ये डिराइव होती है। ठीक है, रेज इन द सीरम ALP, नॉर्मल रेंज क्या है, नॉर्मल रेंज है 30 से 95 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। पर लीटर में 30 से 95 यानी 30 to 95 इसकी नॉर्मल रेंज रहती है, किसकी, ALP की। ALP बोले तो एल्कलाइन फास्फेटेज यूजुअली एसोसिएटेड एलिवेटेड सीरम बिलिरुबिन इज इंडिकेटर ऑफ द बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन। मीन्स अगर बिलिरुबिन का लेवल, सीरम में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ है, अगर बढ़ा हुआ है इसका मतलब कहीं हेपेटिक, पोस्ट हेपेटिक जॉइंडिस या कहीं बिलियरी सिस्टम जो है उसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, मीन्स वो पाइपलाइन क्लियर नहीं है जिसकी वजह से इसका सिक्रीशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है और बिलिरुबिन कहाँ मिल जा रहा है, आपके ब्लड में मिल जा रहा है। तो ALP आल्सो एलिवेटेड इन सिरोसिस, मीन्स ALP का लेवल, अल्कलाइन फास्फेटेज का लेवल अक्सर बढ़ जाता है अगर लीवर सिरोसिस या लीवर में ट्यूमर होता है तो। ठीक है, नेक्स्ट है GGT, गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टाइडेज, ये भी सीरम का एंजाइम है, डिराइव्ड फ्रॉम लीवर। दिस माइक्रोसोमल एंजाइम वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, बॉडी में क्या होते हैं, माइक्रोसोमल एंजाइम है, तो कैसा एंजाइम, माइक्रोसोमल, MCQ का क्वेश्चन। ठीक, अल्कलाइन फास्फेटेज कहां से डिराइव होता है, बोन और लीवर से, MCQ का क्वेश्चन, क्लियर। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटेड पूरे बॉडी में इंक्लूडिंग लीवर, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम ऑलमोस्ट पैरेलल टू ट्रांसमिनेज इन द हेपेटिक डैमेज। सीरम GGT यानी गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टाइडेज इज हाईली एलिवेटेड, नॉर्मल रेंज क्या है 5 से 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, है ना, पर लीटर, ये नॉर्मल रेंज है, लेकिन इसका लेवल एलिवेट हो जाता है अगर कहीं लीवर में गड़बड़ होता है। तो इतने सारे सीरम एंजाइम्स हैं जिनको देख के भी लीवर की प्रॉब्लम का अंदाजा लगाया जा सकता है। बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, अल्कोहलिज्म, फर्दर बहुत सारे ड्रग्स जैसे फेनिटोइन हो गया, है ना, ये अगर टॉक्सिसिटी हुई तो फेनिटोइन कैसी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, तो अगर किसी पेशेंट में ने ज़्यादा ले ली है या ज़्यादा दिनों तक जाती है तो क्या है, जितना भी उसका नुकसान है, जो जहर है उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम लीवर का, तो लीवर में क्या हो जाएगा, लीवर में टॉक्सिसिटी हो जाएगी जिसकी वजह से भी गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टाइडेज का लेवल
बढ़ जाता है जब लीवर बीमार हो जाता है, राइट। प्रोथ्रोम्बिन टाइम की बात करें, प्रोथ्रोम्बिन टाइम है ना, तो जो तुम्हारा प्रोथ्रोम्बिन टाइम है बेसिकली ये किस पे है, हमने क्लासिफिकेशन, ये सिंथेटिक फंक्शन है, मींस जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनको किस तरीके से ये बना रहा है, लीवर हमारा सिंथेसाइज कर पा रहा है कि नहीं भाई प्रोथ्रोम्बिन को, क्योंकि अगर प्रोथ्रोम्बिन को नहीं सिंथेसाइज कर पाएगा तो हमारी क्लॉटिंग नहीं होगी, क्लॉटिंग टाइम का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, राइट। तो जिसकी वजह से अब होगा कब, अगर लीवर आपका खराब है तो क्लॉटिंग नहीं होगी, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स और प्रोथ्रोम्बिन की सिंथेसिस कहां से होती है, लीवर से होती है, राइट। तो क्लॉटिंग टाइम आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम ज्यादा लगेगा क्लॉट करने के लिए, है ना। तो अगर लीवर में गड़बड़ी है तो सिंथेटिक फैक्टर भी लीवर का गड़बड़ हो जाएगा। 5 न्यूक्लियोटाइडेज की अगर हम बात करें तो नॉर्मल रेंज 2 से 15 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर या यूनिट पर लीटर कह सकते हो। एंजाइम इज रिलेटेड बाय द लीवर व्हेन द लीवर इंजर्ड ड्यू टू द बाइल डिस्ट्रक्शन, लीवर इंजर्ड हो जाए, अगर बाइल की जो डक्ट है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कई बार स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम आती है बाइल डक्ट में, कई बार आ जाता है गॉल ब्लैडर में, कई बार वो बाइल डक्ट में पहुंच जाता है ना, जिसकी वजह से बाइल का जो फ्लो है वो नहीं हो पाता। जब फ्लो नहीं हो पाएगा, इधर सिक्रीशन ज्यादा हो रहा तो लीवर में स्टोरेज ज्यादा हो जाएगा, स्टोरेज ज्यादा हो जाएगा तो स्टोरेज का काम है उसको सिक्रीट करना और उसको फ्लो करना, फ्लो नहीं हो पा रहा है तो लीवर में कमी आ जाएगी, है ना, इंपेयर्ड हो जाएगा, लीवर में इंजरी होनी शुरू हो जाएगी। तो सीरम में जो 5 न्यूक्लियोटाइडेज का लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो जब भी 5 न्यूक्लियोटाइडेज का लेवल बढ़ता है तो डॉक्टर अंदाजा लगाता है कि कहीं पेशेंट को के जो हेपेटिक गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है कहीं उसमें स्टोन वगैरह तो नहीं फंस गया है ना, अंदाजा लगता है, मीन्स कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, लीवर ने बाइल को सिक्रीट किया लेकिन बाइल का जो फ्लो है वो बाहर नहीं जा पा रहा, एक्सक्रीटरी फंक्शन सही तरीके से लीवर का काम नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से होगा क्या, 5 न्यूक्लियोटाइडेज, ये क्या है, ये बायोमार्कर्स का काम करते हैं, इनका लेवल अगर बढ़ गया ब्लड में तो पता चल जाता है एग्जैक्टली की समस्या कहां पे है, ठीक है। तो 5 न्यूक्लियोटाइडेज नॉट अल्टर्ड। अब देखो बेसिकली ये 5 न्यूक्लियोटाइडेज, देखो यहां पे ध्यान से, अगर अल्कलाइन फास्फेटेज का लेवल बढ़ा है इसका मतलब बोन में भी इंजरी हो सकती है तब भी बढ़ सकता है और लीवर में इंजरी हुई तब भी बढ़ सकता है, लेकिन अगर 5 न्यूक्लियोटाइडेज का लेवल बढ़ता है तो सिर्फ और सिर्फ लीवर की इंजरी से, बोन में किसी भी तरह की कोई डिजीज अगर होती है तो उसकी वजह से 5 न्यूक्लियोटाइडेज के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, लीवर इंजरी से ही ये बढ़ता है, ठीक है। तो 5 न्यूक्लियोटाइडेज हो गया। अब कुछ एक्सक्रीटरी फंक्शन देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ बाइल और बाइल पिगमेंट या बाइल सॉल्ट का, ठीक है। तो ये दो तरीके से देखेंगे, एक सीरम बिलिरुबिन देखेंगे, इसके बाद हम वैन डेन बर्ग रिएक्शंस देखेंगे, ठीक। तो बिलिरुबिन क्या है, बेसिकली बाइल पिगमेंट सब हम जानते हैं, है ना। तो ये जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तब जाके बिलिरुबिन की सिंथेसिस होती है, ओके। तो ब्रेकडाउन ऑफ द हीम इन द आरबीसी, ब्रेकडाउन ऑफ हीम ट्रेवल्स टू द लीवर, हीम और ग्लोबिन, तो जो हीम ग्रुप है वो लीवर में ट्रेवल करके आता है, वहां पे सिक्रीटेड इनटू द बाइल बाय द लीवर, बाइल के साथ लीवर से सिक्रीट हो जाता है, ठीक है। तो सीरम बिलिरुबिन लेवल देखना है, उसके लिए टेस्ट करने पड़ेंगे। तो नॉर्मली स्मॉल अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन सर्कुलेट इन द, जो नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं तो स्मॉल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में बिलिरुबिन में जाता है, लेकिन अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत हुई, हीमोलिटिक एनीमिया हो गया, लीवर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो गई तो ये सीधा ब्लड में जाना, इसका लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, ठीक। तो सीरम बिलिरुबिन इज कंसीडर्ड द ट्रू टेस्ट ऑफ द लीवर फंक्शन। जितने देखे उनके कई और रीजन हो सकते हैं, ठीक, 5 न्यूक्लियोटाइडेज को छोड़ के, लेकिन सीरम बिलिरुबिन ट्रू टेस्ट, अगर बोला जाए ट्रू टेस्ट कौन सा है तो सीरम बिलिरुबिन टेस्ट को ट्रू टेस्ट बोलते हैं लीवर फंक्शन के लिए। इट रिफ्लेक्ट द लीवर एबिलिटी टू टेक अ प्रोसेस एंड सिक्रीट बिलिरुबिन इनटू द बाइल। ये एग्जैक्टली दिखाएगा कि कितना परसेंट या कितना बिलिरुबिन बाइल के साथ एक्सक्रीट होता है या सिक्रीट होता है, ठीक। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसको कॉन्जुगेटेड नॉन कॉन्जुगेटेड बोलते हैं, तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का जो लेवल होता है 0.3 से 1.2 mg पर डेसीलीटर होता है, 0.1 से 1.2, ठीक है। डायरेक्ट बिलिरुबिन की बात करें तो नॉर्मल वैल्यू 0.4 mg पर डेसीलीटर से कम होता है, 0.4 mg पर डेसीलीटर से कम होता है, रेंज याद रखना।
टोटल बिलिरुबिन की बात करें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के, तो नॉर्मल वैल्यू 0.3 से 1.2 mg पर डेसीलीटर ही होती है। तो इनडायरेक्ट और टोटल की रेंज लगभग सेम रहती है। ठीक, अब दूसरा वैंडेनबर्ग रिएक्शन से पता चलेगा हमें कि कैसे जो है बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन होता है, मींस ब्लड में कितना परसेंट है। तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है सीरम में बिलिरुबिन लेवल को जानने के लिए कि बिलिरुबिन कितना है, मींस किस तरीके से। तो नॉर्मल, अगर देखो अगर नॉर्मल है, अगर हम वैंडेनबर्ग रिएक्शन देखते हैं और सीरम में अगर हम रिएजेंट डालते हैं और ये रिएक्शन निगेटिव टेस्ट देती है, याद रहे अगर निगेटिव टेस्ट दिया मींस कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसका मतलब आपके सीरम में जो बाइल का लेवल है वो एकदम नॉर्मल है, कुछ भी ना कम है ना ज्यादा है। तो नॉर्मल सीरम गिव्स द निगेटिव वैंडेनबर्ग रिएक्शन। याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का क्वेश्चन है। वैंडेनबर्ग रिएक्शन क्या है? जब भी हम रिएजेंट डालते हैं, सीरम है, सीरम में हमने रिएजेंट डाला वैंडेनबर्ग रिएजेंट, तो किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स इसने नहीं दिया, इसका मतलब कि आपके ब्लड में जो या सीरम में जो बाइल है उसका लेवल एकदम ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक, अब डायरेक्ट बिलिरुबिन की बात करें जिसको हम कॉन्जुगेट बोलते हैं, कॉन्जुगेट बिलिरुबिन की बात करते हैं ना, तो ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट रिएक्शन करता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे वो हम समझाते हैं। डायरेक्ट रिएक्शन करता डाई एजोटाइज्ड सल्फानिलिक एसिड की। अब ये जो डाई एजोटाइज्ड सल्फानिलिक एसिड होता है ये बेसिकली सल्फानिलिक एसिड और सोडियम नाइट्राइल को इक्वल वॉल्यूम में मिक्स करके बनाया जाता है। सल्फानिलिक एसिड और सोडियम नाइट्राइल को इक्वल वॉल्यूम में मिक्स करके बनाया जाता है डाई एजोटाइज्ड सल्फानिलिक एसिड। इसको हम वैंडेनबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं। तो जब भी हम ये रिएजेंट मिलाते हैं किसमें, डायरेक्टली बिलिरुबिन, बिलिरुबिन हमने लिया सीरम में जो बिलिरुबिन है डायरेक्टली हमने लिया जिसको हम कंजुगेट बिलिरुबिन बोलते हैं, उसमें डाई एजोटाइज्ड सल्फानिलिक एसिड जो हमने इस प्रोसेस से बनाई है, बना के रखा, जैसे ही मिलाते हैं वैसे ही दोनों की रिएक्शन से कंपाउंड बनेगा एजोबिलिरुबिन। कंपाउंड बनेगा, उस कंपाउंड का कलर रेडिश पर्पल कलर होता है। बात समझे? जो हमारे पास सीरम के अंदर जो बिलिरुबिन है उस बिलिरुबिन में देखो हमारे पास सीरम बिलिरुबिन है, हमने उसमें वैंडेनबर्ग रिएजेंट यानी कि डाई एजोटाइज्ड सल्फानिलिक एसिड मिलाया। ठीक, बात को समझो हाँ, सीरम है और इस सीरम के अंदर है बिलिरुबिन। ठीक, इस सीरम में है बिलिरुबिन, इसमें हमने वैंडेनबर्ग रिएजेंट मिलाया जिसको हम बोलते हैं डाई एजोटाइज्ड सल्फानिलिक एसिड। अगर ये टेस्ट निगेटिव देता है, अगर ये टेस्ट निगेटिव देता है, इट मींस कि आपका ब्लड में सीरम का लेवल ठीक है, बिलिरुबिन का लेवल एकदम नॉर्मल है। ठीक है, अब उसके बाद फिर यही बिलिरुबिन हमने लिया, इसमें हमने क्या किया, डाई एजोटाइज यानी वैंडेनबर्ग रिएजेंट मिलाया, इसमें रिएजेंट मिलाया और इसने कैसा कलर दिया, पर्पल कलर या रेडिश पर्पल कलर। इससे पता चला इसमें डायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल हाई है। ठीक, फिर टोटल बिलिरुबिन की बात करें, टोटल बिलिरुबिन से पहले हम देखते हैं पहले इनडायरेक्ट, इसको हम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन क्यों बोलते हैं। ये अनकॉन्जुगेटेड होता है। कैसा होता है? अनकॉन्जुगेटेड। कई बार कॉन्जुगेटेड कौन सा, अनकॉन्जुगेटेड कौन सा, यही पूछ लेते हैं। तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बोलते हैं। बेसिकली हम क्या करते क्या है, अगर हमारे पास इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है सीरम में, हम क्या करते हैं, डाई एजोटाइज्ड सल्फानिलिक, फिर वही वैंडेनबर्ग रिएजेंट मिलाया तो किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। देखो ध्यान से बात को समझो, हमारे पास एक मिनट, हमारे पास भाई इनडायरेक्ट की बात करते हैं। इनडायरेक्ट में हमने मिलाया डाई एजोटाइज्ड सल्फानिलिक एसिड, सल्फानिलिक एसिड। ठीक है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन में जैसे मिलाते हैं तो ये कैसा देता है, ये निगेटिव टेस्ट देता है। अब यहां पे कंफ्यूजन वाली स्थिति कहां आ गई, नॉर्मल सीरम है हमारे पास, नॉर्मल सीरम में बिलिरुबिन है, यहां पे भी हम डाई एजोटाइज्ड मिलाते हैं तो ये भी निगेटिव टेस्ट देता है। तो पता कैसे चलेगा, इसने भी तो निगेटिव दिया इनडायरेक्ट, तो पता कैसे चलेगा कि ये इसमें इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है
या फिर इसमें बिलिरुबिन का लेवल एकदम सीरम में नॉर्मल है। कैसे पता चलेगा? पता चलेगा ऐसे कि अगर इसमें मेथेनॉल मिलाया तो भी इसने निगेटिव टेस्ट दिया, इसका मतलब कि सीरम में लेवल नॉर्मल है। लेकिन इनडायरेक्ट बिलिरुबिन वाले में जब हमने मिथेनॉल मिलाया तो ये इसने यही रिएक्शन एजो बिलिरुबिन बना लिया। यहां पे कंपाउंड कौन सा बन गया? फिर से एजो बिलिरुबिन बन गया। और जब एजो बिलिरुबिन बनता है तो उसका कलर कैसा होता है? रेडिश पर्पल कलर। मींस डायरेक्टली ये कलर नहीं देता, डायरेक्टली पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता। जब मिथेनॉल मिलाते हैं तब ये एजो बिलिरुबिन बनाता है ना। तो क्या बनाता है? एमसीक्यू का क्वेश्चन है। एजो बिलिरुबिन मिलाता मींस इनडायरेक्टली ये टेस्ट देता है। डायरेक्ट मिलाओगे तो निगेटिव दे देगा, मिथेनॉल मिलाओगे तो फिर ये पॉजिटिव टेस्ट देता है। इसीलिए इसको बोलते हैं अनकंजुगेट या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। टोटल बिलिरुबिन की बात करें तो टोटल सीरम में जो बिलिरुबिन है उसमें डीएमएसओ मिलाते हैं, मेथेनॉल मिलाते हैं, तब जाके डाई एजोटाइज सल्फानिलिक एसिड मिलाते हैं और फिर ये बनता है एजो बिलिरुबिन। ठीक, एजो बिलिरुबिन बनता है तब जाके रेडिश पर्पल। तो चाहे डायरेक्ट की बात करो, चाहे टोटल की बात करो, चाहे इनडायरेक्ट की बात करो, फाइनली सब में एजो बिलिरुबिन ही बनेगा। बस ये किसी में डायरेक्ट बनेगा, किसी में इनडायरेक्ट बनेगा, किसी में एडिशनल रिएजेंट और मिलाए जाएंगे तब जाके वो रिएक्शन देगा। जैसे टोटल की बात करें, कैसे पता चलेगा? टोटल लिया हमने, ठीक है, टोटल हमने लिया, ये टोटल वाला देखो, टोटल बिलिरुबिन ले लिया, इसमें हमने डाई एजोटाइज सल्फानिलिक एसिड मिलाया, इसने नेगेटिव टेस्ट दे दिया। मिथेनॉल मिलाया, नेगेटिव टेस्ट दे दिया। ठीक, इसका मतलब इसमें ना तो डायरेक्ट है, ना इनडायरेक्ट है, ना नॉर्मल है। राइट, अब क्या करते हैं? इसमें हम डीएमएसओ मिलाते हैं। जैसे डीएमएसओ मिलाएंगे वैसे रेडिश पर्पल कलर दे देगा। इससे पता चल जाएगा कि ये टोटल बिलिरुबिन है। और ये सब मिलाने के बाद भी अगर निगेटिव टेस्ट देता है तो इसका मतलब ये है कि ब्लड सीरम में बिलिरुबिन का लेवल एकदम नॉर्मल है। सब कुछ मिलाने पे भी टेस्ट निगेटिव, इसका मतलब नॉर्मल सीरम लेवल है। नॉर्मल सीरम में बिलिरुबिन का लेवल है। तो बिलिरुबिन का लेवल बताता है वांडेनबर्ग रिएक्शन की वजह से। ठीक है, तो आई होप कि वीडीबी, इसको वीडीबी रिएक्शन भी बोलते हैं, कई बार एग्जाम में पूछते हैं, तो वीडीबी रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये टेस्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम। ब्रोमोसल्फेथलीन, जिसको हम बीएसपी डाई टेस्ट बोलते हैं, बीएसपी डाई टेस्ट बोलते हैं। तो ब्रोमोसल्फेथलीन इज द डाई यूज्ड एसेस द एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन देखते हैं कि कितना जो है एक्सक्रीशन किस हिसाब से होता है बाइल का। तो नॉन टॉक्सिक कंपाउंड, ऑलमोस्ट जितने भी नॉन टॉक्सिक कंपाउंड हैं, टॉक्सिक हैं तो उनको डिटॉक्सिफाई करके एक्सक्रीट करने का काम लीवर करता है थ्रू द बाइल के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो बीएसपी एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली, तो उस केस में हम क्या करते हैं? ब्रोमोसल्फेथलीन क्या करते हैं? इसको आईवी के थ्रू, बीएसपी को आईवी के थ्रू हम इंजेक्ट करते हैं। डोज कैसी है? 5 mg पर केजी। अगर 1 किलो का आदमी है तो 5 mg, 50 किलो का आदमी है तो 50 mg। बॉडी वेट के हिसाब से इसको हम इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर करते हैं, जिससे सीरम कॉन्सेंट्रेशन मेजर्ड 45 मिनट से लेके एंड 2 आवर्स, तो 45 मिनट और 2 घंटे में सीरम में हम लेवल देखते हैं। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम ठीक है तो बीएसपी को या ब्रोमोसल्फेथलीन को क्या करेगा? ये लीवर हमारा एक्सक्रीट कर देगा। तो हम 45 मिनट पे और 2 घंटे पे देखते हैं कि सीरम में हमारा ये बीएसपी का लेवल क्या है। ठीक, तो उस लेवल से हमको पता चल जाएगा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ठीक चल रहा है कि नहीं। राइट, तो नॉर्मल इंडिविजुअल लेस देन 5% ऑफ डाई इज रिटेन्ड एट 45 मिनट, यानी 45 मिनट में मैक्सिमम उसने क्या किया? भेज दिया बाहर, एक्सक्रीट कर दिया, सिर्फ 5% बचा है। एनी इंपेयरमेंट लीवर फंक्शन कॉज इंक्रीज द रिटेंशन ऑफ डाई। अगर लीवर का एक्सक्रीटरी सिस्टम में किसी तरह की कोई समस्या है तो ये जो रिटेंशन 5% का है, ये इससे कहीं ज्यादा हो सकता है, इससे कहीं ज्यादा हो सकता है ये रिटेंशन। ठीक है, तो पता चल जाएगा। तो ये टेस्ट बहुत सेंसिटिव है लीवर की एबनॉर्मेलिटी जानने के लिए और एक्सक्रीटरी फंक्शन जानने के लिए लीवर की। फिर सीरम एल्ब्यूमिन टेस्ट देखते हैं हम। इसका सीरम एल्ब्यूमिन टेस्ट करके देखते हैं। तो एन एल्ब्यूमिन ब्लड टेस्ट मेजर अबाउट द एल्ब्यूमिन इन योर ब्लड। ब्लड में एल्ब्यूमिन का कितना लेवल है? तो एल्ब्यूमिन क्या है? प्रोटीन मेड बाय योर लीवर।
सिंथेटिक फंक्शन है किसका, ये सिंथेटिक फंक्शन होता है कि भाई हमारा जो लीवर है सही से एल्ब्यूमिन को सिंथेसाइज कर पा रहा है कि नहीं। तो सिंथेटिक फंक्शन में हमने एल्ब्यूमिन फंक्शन, सीरम एल्ब्यूमिन और प्रोथ्रोम्बिन और क्लॉटिंग फैक्टर भी हमारा लीवर सिंथेसाइज करता था। सीरम एल्ब्यूमिन टेस्ट में भी हम सिंथेटिक फंक्शन देखते हैं कि लीवर सही से सिंथेसाइज करने वाला पार्ट सही काम कर रहा है कि नहीं। तो एल्ब्यूमिन हेल्प द कीप द फ्लूइड इन योर ब्लड स्ट्रीम, इट डजंट लीक टू अदर टिश्यूज। ये क्या है, मेंटेन करके रखता है ब्लड स्ट्रीम को, जिससे कि ब्लड किसी दूसरे टिश्यू में लीक आउट ना होने पाए। ऑल्सो कैरीज द वेरियस सब्सटेंस थ्रू आउट योर बॉडी इंक्लूडिंग द हार्मोन, वाइटामिन्स एंड एंजाइम्स। तो बहुत सारे वाइटामिन्स हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, ठीक, बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिनको कैरी करने का काम करता है कौन, आपका एल्ब्यूमिन, है ना। एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन होती है, एवरी लीवर कैन सिंथेसाइज 12 से 15 ग्राम एल्ब्यूमिन एवरी डे। एक दिन में लीवर जो है 12 से 15 ग्राम एल्ब्यूमिन क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। नॉर्मल एल्ब्यूमिन की रेंज जो होती है बॉडी में 3.4 से 5.4 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। लगभग 3.5 से 5.5 ग्राम पर डेसीलीटर होती है नॉर्मल ब्लड में एल्ब्यूमिन का जो रेंज होती है, ठीक। सीरम एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन यूजुअली द क्रोनिक लिवर डिजीज until cirrhosis and significant liver damage like chronic hepatitis occurred, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन का लेवल यूजुअली नॉर्मल रहता है जब तक कि लीवर में कोई बड़ी समस्या ना आ जाए, लीवर सिरोसिस ना आ जाए, मतलब कोई क्रोनिक हेपेटाइटिस ना आ जाए, तब तक कोई समस्या नहीं आती। लीवर में एल्ब्यूमिन, लीवर जो है सही से एल्ब्यूमिन की सिंथेसिस करता रहता है। एडवांस लीवर डिजीज सीरम एल्ब्यूमिन लेवल बी लेस। अगर बहुत एडवांस डिजीज हो गई लीवर को तो फिर लीवर जो है सिंथेसाइज करना कम कर देता है सीरम को, जिससे कि जो एल्ब्यूमिन का लेवल है वो सीरम में घटना शुरू हो जाता है। 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर से घटने लगता है। भाई जो नॉर्मल रेट 3.5 से 5.5 है वो घट जाएगी। यूजुअली दिस टेस्ट इज नॉट यूज्ड, मोस्टली सीरम एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन डिक्रीज ड्यू टू अदर फैक्टर्स सच एज द माल न्यूट्रिशन। तो सिर्फ लीवर की वजह से नहीं, लीवर फंक्शन टेस्ट में इसको पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन बहुत एग्जैक्ट फिगर नहीं देता है। कई बार अगर अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो भी एल्ब्यूमिन का लेवल सीरम में घट जाता है। तो इसलिए एकदम एग्जैक्ट फिगर नहीं, लेकिन एक आइडिया लगाने में, LFT के लिए हेल्पफुल रहता है सीरम एल्ब्यूमिन लेवल, लेकिन एग्जैक्ट डेटा नहीं देता। क्योंकि कोई पेशेंट अगर माल न्यूट्रिशन का शिकार है, कोई कुपोषण का शिकार है, तो उसकी बॉडी में ऑलरेडी क्या है, ये अपने आप एल्ब्यूमिन लेवल घट जाता है, ठीक। अब गैलेक्टोज टॉलरेंस की बात करें तो मेटाबॉलिक कैपेसिटी का ये टेस्ट है गैलेक्टोज टॉलरेंस, जिसमें गैलेक्टोज क्या है भाई, मोनोसैकेराइड, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर। कहाँ मेटाबोलाइज होगा, लीवर में होगा भाई, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से। तो लीवर फंक्शन कैन बी असेस बाय मेजरिंग द यूटिलाइजिंग द गैलेक्टोन। गैलेक्टोन को लीवर क्या है, यूटिलाइज करता है। दिस इज रेफर टू एज गैलेक्टोज टॉलरेंस, जिसकी वजह से गैलेक्टोज का टॉलरेंस हो जाता है, ठीक। तो फंक्शन सही नहीं कर पाएगा। सब्जेक्ट इज गिवन IV एडमिनिस्ट्रेशन, चेक करते हैं भाई सही काम कर रहा है कि नहीं। तो IV के थ्रू गैलेक्टोन को हम देते हैं 300 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से, जितना इंसान का बॉडी वेट है उस हिसाब से हम बॉडी में चढ़ाते हैं इसको IV के थ्रू। ब्लड इज ड्रॉन 10 मिनट इंटरवल फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स एंड गैलेक्टोन प्रेजेंट इज एस्टिमेटेड, ठीक। तो 10 मिनट बाद ब्लड को क्या करते हैं, हम लेते हैं सिरिंज में, और फिर क्या करते हैं 2 घंटे बाद अगली बार फिर लेते हैं और चेक करते हैं एस्टिमेटेड लेवल क्या है गैलेक्टोन का ब्लड में। इन नॉर्मल इंडिविजुअल हाफ लाइफ ऑफ गैलेक्टोन इज 10 से 15 मिनट। नॉर्मल लेवल जो है, नॉर्मल इंडिविजुअल की अगर नॉर्मल है, लीवर की सही है, तो 10 से 15 मिनट इसकी हाफ लाइफ है, मीन्स आधा बचेगा बॉडी में। इट इज मार्केडली एलिवेटेड इन द हेपेटोसेलुलर डैमेज। लेकिन अब अगर भाई वैसे तो 10 से 15 मिनट में इसकी हाफ लाइफ होती है, लेकिन अगर लीवर डैमेज है, लीवर सही नहीं काम कर रहा है, तो ये इसका रिटेंशन टाइम बढ़ जाएगा। 10 से 15 मिनट नहीं, कहो आधे घंटे हो जाए, कहो 1 घंटे हो जाए। तो इससे भी पता लगा सकते हैं कि सही मेटाबॉलिक एक्टिविटी लीवर की है कि नहीं, लीवर में कोई डैमेज है कि नहीं। तो गैलेक्टोन टॉलरेंस भी हम LFT का ही एक पार्ट है। इस तरीके से कंप्लीट LFT खत्म होता है। तो ऑर्गन फंक्शन टेस्ट की बात करें तो एक चीज बचती है खाली, वो लिपिड प्रोफाइल है, वो भी हम एक वीडियो में उसको कंप्लीट कर देंगे। इससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज, इससे रिलेटेड PDF आपको कहाँ मिलेंगी, AV केमिस्ट्री क्लासेस में। कुछ और समस्या हो तो कमेंट करो, कमेंट करके बताओ, उसको भी सॉल्व किया जाएगा। ओके।
बाय।